मिस CMA पंक्ति वेनी। वेलकम बैक टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री पेपर पे बना रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री पेपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स मेंशन है वो दिसंबर 22 एग्जामिनेशन में अप्लाई होने वाला है। इस सप्लीमेंट्री पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, अपलोड किया हुआ है। वहाँ पे हमने मेजर अमेंडमेंट टॉपिक कवर किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक है RCM दैट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में आया है। और मेजरली रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर से कुछ दे रहे हैं तो वो पार्ट को अमेंड किया गया है। ओके, Section 9 subsection 5 of CGST Act 2017 and Section 5 subsection 5 of IGST Act 2017 deals with taxability of supply of services. किसके साथ डील हो रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज पे फोकस किया है। आउटपुट टैक्स ऑफ विच शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, इवन दो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट द एक्चुअल सप्लायर। एक्चुअल सप्लायर कोई और है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्विस, मैंने मेरा रेस्टोरेंट सर्विस दिया है कस्टमर को, मैं मेरा रेस्टोरेंट सर्विस दे रही हूँ कस्टमर को, मैं डायरेक्टली नहीं दे रही हूँ, मैं वाया ई कॉमर्स दे रही हूँ। तो अगर मैं मेरा सर्विस वाया ई कॉमर्स दे रही हूँ तो यहाँ पे टैक्सेशन आएगा और ये टैक्सेशन कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। आउटपुट टैक्स ऑफ विच शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इवन दो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट द एक्चुअल सप्लायर। एक्चुअल सप्लायर कौन है? रेस्टोरेंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक्चुअल सप्लायर नहीं है। मैंने कस्टमर को बेचा है वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे टैक्स पे करेगा। E-commerce operator liable to comply with GST provisions as if he is the supplier of services. He is the supplier of services and liable to pay tax. In case services are notified under section 9 subsection 5, notified services पे करना है। notified services कौन से है? यहाँ पे list mentioned है notified services का। Actual supplier of services need not required to get registration even if turnover exceeds threshold limit unless stated otherwise. ठीक है, नोटिफाइड सर्विसेज कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, फॉर एग्जांपल ओला उबर। अनदर वन इज अकोमोडेशन सर्विस, फॉर एग्जांपल ओयो रूम्स। नेक्स्ट वन इज हाउस कीपिंग सर्विसेज, अर्बन क्लैप। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पार्ट इज रेस्टोरेंट सर्विस, फॉर एग्जांपल जोमैटो एंड स्विगी। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये मेरे सप्लायर्स हैं। यूजुअली जो टैक्सेशन होता है वो सप्लायर को पे करना होता है, गवर्नमेंट को, बट मेरे केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर कस्टमर तक पहुंच रहे हैं बट दे आर रीचिंग देम वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो इन दिस केस ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट। दिस इज द नोटिफाइड पार्ट। देन I have tabulated our notified services. Services by way of transportation of passengers. It can be anything. It can be radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus or any other motor vehicle. Always it is paid by e-commerce operator. Never it is paid by supplier. Then comes services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places. तो इस केस में if supplier is not registered तो ही e-commerce पे करता है, पर अगर supplier registered है तो supplier पे करता है। Services by way of housekeeping such as plumbing, carpenting, etc. मतलब urban clap। तो इफ़ सप्लायर इज़ नॉट रजिस्टर्ड तो ही ई कॉमर्स पे करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है, अदरवाइज सप्लायर पे करता है। तो ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी नोटिफाइड थे। ये 4th पॉइंट जो रेस्टोरेंट के रिलेटेड है वो अभी ऐड हुआ है। ये जो 3 पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी को मैंने टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे बनाया है।
just to simplify it. रेस्टोरेंट सर्विसेज में सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा, ऑलवेज इट विल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, इट विल नेवर बी पेड बाय सप्लायर. इसको और इजी वे में समझते हैं. मेरा जो रेस्टोरेंट है वो अनरजिस्टर्ड है. रेस्टोरेंट ने क्या किया है, डायरेक्ट सेल किया है. अनरजिस्टर्ड है, इसने डायरेक्ट सेल किया है. तो यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है डायरेक्ट सेल कर रहा है तो उस पर नो GST. बट यही अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट अगर वो सेल कर रहा है वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन देर विल बी GST. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे GST. रेस्टोरेंट नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे GST टू गवर्नमेंट. Restaurant services by way of housekeeping such as restaurant services, supply of restaurant services other than services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises. Specified premises means premises providing hotel accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per unit per day or equivalent. ये पॉइंट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस वाला पॉइंट समझते हैं. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस इज नथिंग, सिर्फ रेस्टोरेंट है और इस सिर्फ रेस्टोरेंट को वो लोगों ने ई कॉमर्स ऑपरेटर से सर्विसेज दिया है तो ऑब्वियसली GST आ जाएगा. पर क्या है, मेरा रेस्टोरेंट है उसके साथ में होटल अकोमोडेशन अटैच्ड है. रेस्टोरेंट है उसके साथ में होटल अकोमोडेशन अटैच्ड है. तो इस केस में क्या है, ये होटल जो है वो स्पेसिफाइड एरिया में है या नहीं वो मुझे चेक करना है. तो ये चेक करने के लिए मुझे क्या देखना होगा, पर डे पर यूनिट का जो रेंट है वो मोर देन 7,500 है या नहीं. अगर है तो ये स्पेसिफाइड एरिया में है. ओके. और अगर ऐसा है तो रेस्टोरेंट जो ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज दे रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा. देन इन दैट केस टैक्स विल बी पेड बाय रेस्टोरेंट एंड सेल कैन बी डायरेक्ट और थ्रू ई कॉमर्स. इट कैन बी एनीथिंग. Restaurant is supplying services through e-commerce only. He is not required to get registered under GST. In case he is already registered, he may continue with such registration to get them deregistered under GST. अभी ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई कर रहा है अपना थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसके लिए वो लोग ने कुछ 11 पॉइंट्स हमें दिए हैं. ईजी है, सिंपल है. यही जो टॉपिक है हमारा रेस्टोरेंट सर्विसेज को उसको ही और डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है. सो वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू स्टिल कलेक्ट TCS इन कंप्लायंस विद सेक्शन 52? यहाँ पे स्टिल TCS कलेक्ट करना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को. आंसर इज नो, दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS एज रेस्टोरेंट सर्विसेज हैज़ बिन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. 9 सबसेक्शन 5 में नोटिफाइड कर दिया है of the CGST Act, e-commerce operator shall be liable to pay GST on restaurant services provided. E-commerce operator को क्या करना है, GST पे करना है on restaurant services provided with effect from 1st Jan 2022. तो ये कब से इफेक्टिव है, 1st Jan 2022 से. E-commerce operator is liable to pay GST on restaurant services provided. जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया है मैंने वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस पर मुझे टैक्स पे करना है. ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से मैंने जो भी सर्विस प्रोवाइड किया है रेस्टोरेंट सर्विसेज, उस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है. और ये कब से है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan. Accordingly, e-commerce operator will no longer be required to collect TCS and file GSTR 8 in respect of restaurant services on which it pays tax. Accordingly, they are not required to collect any TCS और ये जो GSTR 8 फॉर्म है ये भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. In terms of section 9 subsection 5, on other goods or services supplied through e-commerce operator which are not notified. ऐसे सर्विसेज जो नोटिफाइड नहीं है, नोटिफाइड है वो अलग है पर जो नोटिफाइड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एनी सर्विसेज अदर देन दिस,
जो नोटिफाइड नहीं है वो सर्विसेज मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर से दी है विल कंटिन्यू टू पे TCS इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट 2017। मतलब नोटिफाइड सर्विसेज है उस पर TCS नहीं आएगा, और वो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही हूँ, उस पर TCS नहीं आएगा। पर जो नॉन नोटिफाइड सर्विसेज है वो भी मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही हूँ, उस पर TCS आएगा। सो दे हैव एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, one is notified and another one is not notified। 2 सर्विसेज है, दोनों सर्विसेज मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही हूँ। जो नोटिफाइड सर्विस है उस पर मुझे TCS कलेक्ट नहीं करना है, जो नॉट नोटिफाइड है उस पर TCS कलेक्ट करना है। ठीक है। Would e-commerce operator have to mandatorily take a separate registration with respect to supply of restaurant services through them, even though they are registered to pay GST on services on their own account? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू मैंडेटरीली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन उनको लेने की ज़रूरत है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू देम इवन दो दे आर रजिस्टर्ड टू पे GST। आंसर इज एज ई कॉमर्स ऑपरेटर आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8 of CGST rules, there would be no mandatory requirement of taking separate registration by e-commerce operators for payment of tax on restaurant services under section 9 subsection 5। e-commerce operator को अलग से कोई भी registration लेने की ज़रूरत नहीं है। Next one is, would e-commerce operator be liable to pay tax on supply of restaurant services made by unregistered business entities? यही तो पॉइंट हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, e-commerce operator be liable to pay tax on supply of restaurant services made by unregistered. Yes, e-commerce operator will be liable to pay GST on any restaurant services supplied through them, including unregistered हो तो भी उसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है अगर सप्लाई उनके थ्रू हुआ है तो। नेक्स्ट वन इज, what would be the aggregate turnover of person supplying restaurant services through e-commerce operator? यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की बात की है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, ये जो सेल हो रहा है, सपोज रेस्टोरेंट ने सेल किया है टोटल 10 लाख का, इसमें से 5 लाख जो है ये वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ है और बैलेंस 5 लाख ये रेस्टोरेंट ने खुद ने किया है, डायरेक्ट कस्टमर को किया है। ओके, डायरेक्टली किया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला टर्नओवर है वो रेस्टोरेंट के इसमें इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में, या ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ये क्वेश्चन है। सो व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर of persons supplying restaurant services through e-commerce operator? It is clarified that aggregate turnover of person supplying restaurant services through e-commerce operator shall be computed as defined in section 2 subsection 6 and shall include aggregate value of supplies made by restaurant through e-commerce operator। मतलब ये जो टर्नओवर है वो रेस्टोरेंट का ही माना जाएगा। रेस्टोरेंट के केस में माना जाएगा कि 10 लाख का टर्नओवर है, ई कॉमर्स का टर्नओवर नहीं माना जाएगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एग्रीगेट टर्नओवर, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है इसमें पूरा टर्नओवर कवर किया जाता है। वो आप ऑनलाइन सेल करो, आप ऑफलाइन सेल करो, आप वो टर्नओवर आपका ही माना जाता है। सो इट इज़ क्लेरिफाइड दैट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी कंप्यूटेड एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड शैल इंक्लूड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रेस्टोरेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। Accordingly, for threshold consideration or any other purpose in the Act, the person providing restaurant services through e-commerce operator shall account such services in the aggregate turnover. ठीक है। Next one, can the supply of restaurant services made through e-commerce operator be recorded as inward supply of e-commerce?
सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज है वो ऐसा माना जाएगा कि ये इनवर्ट सप्लाई है, मतलब हम रेस्टोरेंट हैं और हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे रहे हैं और फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर कस्टमर को दे रहे हैं। तो कस्टमर के लिए ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ये इनवर्ट सप्लाई है। आंसर इज नो, ये सिर्फ एक मीडियम है। दे आर जस्ट गिविंग अस दी सर्विस। हम रेस्टोरेंट है, ये सिर्फ हमें हेल्प कर रहा है कस्टमर को सेल करने के लिए। सो वो इनवर्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा। Can the supply of restaurant services made through e-commerce operator be recorded as inverse supply of e-commerce operator? No, e-commerce operators are not the recipient of restaurant services supplied through them. Since these are not input services to e-commerce operator, these are not to be recorded as inverse supply. ठीक है. Next comes point number 6. Would e-commerce operator be liable to reverse proportional input tax credit on his input goods and services for reason that input tax credit is not admissible on restaurant services? Would e-commerce operator be liable to reverse proportional input tax? Proportional input tax 5% input tax के लिए ये liable है क्या e-commerce operator? E-commerce operator provide their own services as an electronic platform and an intermediary for which it would require input or input services on which e-commerce operators avail input tax credit. ये क्या कर रहे हैं? ये intermediary है रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच में। ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड एन इंटरमीडियरी फॉर विच इट वुड एक्वायर इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज कमीशन और फीस फॉर सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। वो फ्री में तो नहीं करेगा, कमीशन या फीस चार्ज करेगा। द ITC इज यूटिलाइज्ड by e-commerce operator for payment of GST on services provided by e-commerce operator on its own account. The situation in this regard remains unchanged even after e-commerce operator is made liable to pay tax on restaurant services. E-commerce operator would be eligible to ITC as before. Accordingly, it is clarified that e-commerce operator shall not be required to reverse ITC on account of restaurant services on which it pays GST in terms of section 9 subsection 5. One more time. The situation in this regard remains unchanged even after electronic commerce operator is made liable to pay tax on restaurant services. E-commerce operator would be eligible to ITC as before. Accordingly, it is clarified that e-commerce operator shall not be required to reverse ITC. E-commerce operator shall not be required to reverse ITC on account of restaurant services. वो reverse नहीं कर सकते ITC on account of restaurant services on which it pays GST in terms of section 9 subsection 5 of the Act. It may also be noted that on restaurant services, e-commerce operator shall pay entire GST liability in cash. No ITC could be utilized for payment of GST on restaurant services supplied through e-commerce operator. In simple words, वो लोग ITC जो है वो रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, they cannot reverse ITC। जो भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 पे जो भी GST पे किया है उसके टर्म्स में वो लोग ITC रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज, ये मैंने डायग्रामेटिकली भी किया है। रेस्टोरेंट सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर को सर्विस दे रहा है। अभी ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे रहा है, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर कस्टमर को बिल करने वाला है प्राइस प्लस GST। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ही कलेक्ट करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। तो यहाँ पे ये जो ITC है वो रिवर्स कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन था, तो वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज, कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। पॉइंट 6 और पॉइंट 7 दोनों आप साथ में पढ़ सकते हो, वो रिलेटेड है। Coming to point 8,
Would supply of goods or services other than restaurant services through e-commerce operator be taxed at 5% without ITC? यहाँ पे भी वही पॉइंट डिस्कस किया गया है जो हमने 5% का 6 पॉइंट में और 7 पॉइंट में देखा था. I'm coming to point number 9. Would restaurant services and goods or services other than restaurant services sold by a restaurant to a customer under the same order be billed differently? Who shall be liable for raising invoices in such cases? One more time. Would restaurant services and goods or services other than restaurant services sold by a restaurant to a customer under same order be billed differently? Different billing होगा. And who shall be liable for raising invoices in such cases? और कौन invoice raise करेगा? 2 questions यहाँ पे cover किए हैं. Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant services through e-commerce operator and other compliances under the Act, including issuance of invoice to customer, continues to lie with respective supplier other than restaurant services. Other than restaurant services. Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant services through e-commerce operator and other compliance under the Act, including issuance of invoice to customer, continues to lie with the respective supplier and e-commerce operator being liable only to collect tax at source on such supplies. हमने ऑलरेडी पहले देखा था जो नोटिफाइड सर्विस है वो अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही हूँ तो वहाँ पे TCS नहीं आएगा. बट अगर नॉन नोटिफाइड है और वो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही हूँ तो वहाँ पे TCS मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा. It is advisable that e-commerce operator raises separate bill on restaurant services in such cases where e-commerce operator provides other supplies to customer other than the same order. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थे. हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग इनवॉइस इन सच केस, और फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंट बिलिंग करना है, वो क्वेश्चन था. तो दोनों क्वेश्चन को आंसर किया है. हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग इनवॉइस उसको आंसर किया है. इट इज़ एडवाइजेबल दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर रेजेस सेपरेट बिल ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज in such cases where e-commerce operator provides other supplies to a customer under the same order. अदर सप्लाई हुआ है तो एक separate invoice बना दो रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए separate और अदर सर्विसेज के लिए separate. ठीक है. Who will issue invoice in respect of restaurant services supplied through e-commerce operator? कौन इशू करेगा? तो e-commerce operator इशू करेगा. Invoice in respect of restaurant services supplied through e-commerce operator under section 9 subsection 5 will be issued by e-commerce operator. Last one. Clarification may be issued as regard reporting of restaurant services, value and tax liability, etc. in the GST return. Number of other services are already notified under section 9 subsection 5. एक clarification issue करने वाले हैं. वो clarification क्या है? Number of other services are already notified under section 9 subsection 5. In respect of such services, e-commerce operators are presently paying GST by furnishing details in GSTR 3B. तो सर्विसेज नोटिफाई किए गए हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में. इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है? प्रेजेंटली GST फर्निश कर रहा है GSTR 3B में रिटर्न में. ई कॉमर्स ऑपरेटर में ऑन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST Act 2017 इंक्लूडिंग ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर may continue to pay GST by furnishing details in GSTR 3B, reporting them as outward taxable supplies for time being. Besides, e-commerce operator may also for the time being furnish details of such supplies of restaurant services under section 9 subsection 5 in table 7A or 4A of GSTR 1 as the case may be for accounting purpose. Registered person supplying restaurant services through e-commerce operator under section 9 subsection 5 will report such supply of restaurant services made through e-commerce operator in table 8 of GSTR 1 and table 3.1 of GSTR 3B for time being. Okay, तो ये पॉइंट नंबर 11 क्या बता रहा है?
एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि कहाँ पे मुझे क्या बताना है। मतलब अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सेल किया है और रेस्टोरेंट सर्विसेज ने डायरेक्ट सेल भी किया है, तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया है या डायरेक्ट सेल किया है, दोनों का मैं एक ही जगह पे मेंशन कर रही हूँ। और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो उसको ऐसे मेंशन करना चाहिए कि मेरा जो 5 लाख है वो यहाँ से है, 5 लाख सपोज रेस्टोरेंट ए से है, वो यहाँ पे उसे मेंशन करना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी ऐसा आना चाहिए कि 5 लाख जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है। ओके, तो हम ये टैली कर सकते हैं कि ठीक है, ये 5 लाख जो है, ये 5 लाख जो है, ये यहाँ पे मैच हो गया। तो ये रेस्टोरेंट को GSTR 3B और GSTR 1 में कहाँ पे बताना है, रेस्टोरेंट एज वेल एज ई कॉमर्स ऑपरेटर को व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न विद गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, वो यहाँ पे बताया है। कौन से फॉर्म में बताना है, कौन सी जगह पे बताना है, टेबल 7A, 4A, टेबल 8, टेबल 3.1, वो लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, that is the last amendment of this examination. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में एक नया रूल वो लोगों ने इंक्लूड किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन इन द कस्टम्स रूल 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2022। यहाँ पे सारा प्रोसीजर बताया है कि क्या करना है, कौन से फॉर्म फाइल करने हैं, ऑटोमेशन लाया है तो कौन से वेबसाइट पे मुझे जाना है, कौन सा पोर्टल रेफ़र करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने हैं, एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करना है, इंपोर्टर को क्या करना है, प्रॉपर ऑफिसर्स को क्या करना है, वो ही यहाँ पे डिटेली वो लोग ने एक प्रोसीजर शेयर किया है। इट इज़ वेरी ईजी, एक रीड किया तो अच्छे से समझ में आ रहा है। सो आई एम जस्ट टेकिंग यू ऑल थ्रू दिस। It is the last amendment of the supplementary paper. मंथली स्टेटमेंट फाइल करने हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, वो यहाँ पे बताया है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।